सो लेट अस बिगिन द सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और इससे पहले हम लोग जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ये चैप्टर का समरी भी कर चुके थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किया है। अगर बाय द वे आपने उस सीरीज के उस सीक्वेंस में जाकर के उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो पहले उसको आप देख लीजिएगा, तब ये चीज़ उसके कंटिन्यूटी में आपको समझ में आएगा। सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग दो पार्ट बना रहे हैं इस चैप्टर का। पहले पार्ट में हम एसिड एंड बेसिस को समझेंगे और दूसरे पार्ट में हम पीएच एंड सॉल्ट्स को समझेंगे। यानी ये जो चैप्टर है इसका दो पार्ट हम करने जा रहे हैं। पहला पार्ट होगा एसिड्स प्लस बेसिस के बारे में जानेंगे और दूसरा पार्ट में हम नॉलेज रखेंगे पीएच एंड सॉल्ट्स के बारे में। ये दो कैटेगराइजेशन मैंने कर दिया जिससे कि हम चैप्टर को आसानी से समझ सकें। अब एसिड एंड बेसिस के बारे में भी हम लोग को बहुत डिटेल नहीं जानना है, क्योंकि द सेम थिंग द सेम कंटेंट we will study in our higher classes. So we are just here to understand the basic concept of acid and basis. आप मतलब आप फंडामेंटली आप समझ जाओ कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। आपके सामने अगर टेस्ट ट्यूब में रख दिया जाए, आप कैसे पहचानोगे कि ये एसिड है या बेस है, ये नॉलेज हमको इस लेवल पे जानना है। तो फंडामेंटल चीजें सीखनी है। तो सबसे पहले हम थोड़ा कुछ एसिड के नाम आपके सामने रख रहे हैं और उनके फॉर्मूला, और बेस का भी मैं रखता हूँ कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग को पहले हम डेवलप करें। देखो हमारे घर में हम लोग लेमन यूज करते हैं। लेमन में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। ऐसे टोमेटो है, उसमें पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। ऐसे टैमारिंड है, टैमारिंड तो बहुत कम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इमली को बोलते हैं टैमारिंड, इसमें पाया जाता है टार्टरिक एसिड। ये मैं इसलिए जनरली बता रहा हूँ कि एक अंडरस्टैंडिंग हो कि जब भी आप देखें इन चीजों को आपको मालूम हो कि ये एसिड है और आप कुछ जनरल टेस्ट भी कर सकते हैं इस पे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में कि टोमेटो में कौन सा एसिड है। टार्टरिक एसिड तो बेकिंग पाउडर बनाने में यूज भी किया जाता है, तो आगे सॉल्ट वाले टॉपिक में इसका फिर से जिक्र होगा, ठीक है। इसके अलावा जो रेड एंट है, लाल वाली चींटी जो होती है, वो जब बाइट करती है, काट देती है, तो फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। तो एंट स्टिंग हम लिख दे रहे हैं, चींटी जब काटती है तो एंट स्टिंग में कौन सा एसिड जाता है, मेथेनोइक एसिड। ऐसे नेटल स्टिंग है, इसमें भी जो है मेथेनोइक एसिड ही पास होता है। और देखो अगर मेथेनोइक एसिड जैसे हमारे स्किन में जाएगा ना, स्वेलिंग हो जाता है, कुछ इचिंग होने लगेगा। तो अगर तुम रिलीफ पाना चाहते हो तो तुमको एक माइल्ड बेस से इसको ट्रीट करना चाहिए। और कौन सा माइल्ड बेस यूज करते हैं, NaHCO3, जिसको हम जानेंगे किस नाम से, बेकिंग सोडा। ये पूछा गया एग्जाम में, ऐसा मत सोचना कि बस हम लिख रहे हैं। याद रखना इस चीज को कि नेटल स्टिंग और एंट स्टिंग में क्या हम यूज करते हैं, बेकिंग सोडा यूज करते हैं, क्योंकि नेटल स्टिंग और एंट स्टिंग में मेथेनोइक एसिड हमारे स्किन के अंदर इंजेक्ट होता है, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए माइल्ड बेस यानी बेकिंग सोडा का हम यूज करते हैं। कुछ लोग सोचेंगे सर ये बेस कैसे है, तो ये बात मैं डिस्कस करूंगा सॉल्ट्स में, तो घबराइएगा मत इसके लिए। अच्छा, इसके अलावा विनेगर, विनेगर जो है फूड प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। विनेगर में एसिटिक एसिड यूज किया जाता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। देखो ये एसिड क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके सिलेबस में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ना है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिटिक एसिड भी पढ़ना है। तो ये जब एसिटिक एसिड के बारे में कोई पूछेगा तो यानी दो चैप्टर का रिलेशन बन गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट भी पूछ लिया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट आपका चेक कर लिया गया, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा तीन जनरल एसिड है जो आपको बार बार आपके पास रिएक्शंस में आते हैं। एक है HCl का सॉल्यूशन। HCl एक गैस होता है, तो जो इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे है H2SO4, इट इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। और HNO3 ये है हमारा नाइट्रिक एसिड। ये जनरली रिएक्शंस में हम लोग को ये एसिड के रिएक्शंस जनरली हम लोग करेंगे, ठीक है। इसमें भी देखो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है, तो इसका रिएक्शन तुम्हारे लेवल पे नहीं डिस्कस होता है, हायर क्लासेस में होगा। ये दोनों एसिड बार बार तुम्हारे रिएक्शंस में आएंगे, ठीक है। ऐसे बेस का हम बात कर लें, कुछ ये सारे मैंने एसिड्स के एग्जांपल दिए, ऐसे कुछ बेस हम देख लें। तो एक है हमारा NaOH, जिसको हम जानते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका भाई है KOH, उसको हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
ऐसे देखो CaOH होता है, ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सब जो है ना बेस है। जनरली में इन जनरल हम डिफिनीशन देना चाहें, व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स आर सबस्टेंस विच आर सावर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। तुमने लेमन का जूस जो है उसका टेस्ट जरूर किया हुआ है, वो खट्टा होता है। तो जितने भी एसिड होते हैं दे आर सावर इन टेस्ट एंड दे प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो H+ आयन लिखते हो तो एक्वस लिख देना, नहीं तो H3O+ लिख देना। इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। कोई भी एसिड होगा तो वो सॉल्यूशन में जब जाएगा तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, कोई भी एसिड होगा। ये कॉमन बात है, जैसे जितना भी एसिड का मैंने नाम लिखा सबको अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो हाइड्रोनियम आयन तो जरूर प्रोड्यूस होगा। उसके अलावा नेगेटिव आयन अलग अलग हो, जैसे इसमें नेगेटिव आयन Cl- होगा, इसमें नेगेटिव आयन क्या होगा? सल्फेट आयन। लेकिन H+ तो कॉमन है, ठीक। बेस की बात करें तो बेस एक्चुअल में हम लोग बेस का डिफिनीशन तो ऐसे देना चाहिए कि बेस आर सबस्टेंस व्हिच रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। यानी बेस ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ये सही डिफिनीशन होगा, क्योंकि बेस में दो कैटेगरी आता है। कुछ बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एल्कली, जैसे ये है एल्कली। और कुछ वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं तो उनको हम लोग बेस बोलेंगे लेकिन एल्कली नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये सब बहुत जनरल क्वेश्चन है, तो तुमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूँ, मेन कंटेंट पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो पहला तो ये बात हो गई। अब तुमको मैंने कहा था कि अगर तुम्हारे सामने टेस्ट ट्यूब में अगर मैं रख दूं कि तुम पता करो ये एसिड है कि बेस है, तो कैसे तुम पता करोगे? तो इसके बारे में तुमको ध्यान रखना है कि दो तरह के इंडिकेटर्स की बात की जा रही है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसा सबस्टेंस जो एसिड और बेस दोनों में कुछ अलग चेंज प्रोड्यूस करे। चेंज कैसा हो सकता है? विजुअल हो सकता है, जो आंखों से दिखाई दे, जैसे कलर बदल जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल लिटमस की हम बात करें, लिटमस, तो लिटमस का जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, मतलब ना तो एसिड हो ना तो बेस हो, अगर केवल लिटमस का सॉल्यूशन लिया जाए तो उसका कलर होगा पर्पल। लेकिन एसिड में इसी पर्पल कलर का जो कलर हो जाता है वो रेड हो जाता है, और बेस में जो है वो ब्लू हो जाता है, ठीक है। ऐसे दूसरा इंडिकेटर है फिनोल्फथालीन। ये जो सॉल्यूशन है ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट होगा ये। एसिड में भी कलरलेस होगा ये, लेकिन बेस में इसका कलर पिंक होता है। मान लो एक टेस्ट ट्यूब में किसी ने मुझसे पूछा कि ये एसिड है कि बेस है, मैं कैसे पता करूंगा? एक ड्रॉप उसमें फिनोल्फथालीन ऐड करूंगा, अगर वो कलरलेस हो गया तो इसका मतलब एसिड है, कलरलेस होगा ही होगा। और अगर बेस होगा तो जैसे मैं एक ड्रॉप डालूंगा तुरंत वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। ऐसे तीसरा है मिथाइल ऑरेंज, तो इसका ओरिजिनल कलर न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है, ठीक है। जैसे एसिड ऐड किया जाएगा इसका कलर हो जाता है रेड, और बेस ऐड किया जाता है तो इसका कलर हो जाता है येलो। देखो भाई ये याद रखना अपने दिमाग में, ऐसा नहीं है कि बस तुम एक एग्जांपल याद कर लिए कि व्हाट आर इंडिकेटर्स, गिव एग्जांपल, तो ऐसा रूडिमेंटरी क्वेश्चन सब नहीं आते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा माइंड को चेक करेगा कि एक स्टूडेंट है जिसने मिथाइल ऑरेंज ऐड किया तो सॉल्यूशन येलो हो गया, तो क्या बता सकते हो इससे सॉल्यूशन के बारे में? तो हम बता सकते हैं कि मिथाइल ऑरेंज अगर येलो हुआ है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं, इन इंडिकेटर्स को हम लोग बोलते हैं विजुअल इंडिकेटर्स। विजुअल इंडिकेटर इसका मतलब ये हो गया कि ये आंखों से दिखाई देगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एक स्टूडेंट है जो विजुअली हैंडीकैप्ड है, मतलब ये हुआ कि उसका आई साइट, उसके पास आई साइट अवेलेबल नहीं है, मतलब ये कह सकते हो कि वो ब्लाइंड है। तो वो कैसे एसिड और बेस का टेस्ट कर सकता है? जाहिर सी बात है कि उसको दिखाई तो नहीं देगा, तो ये सारे इंडिकेटर तो वो यूज नहीं करेगा, तो उसके लिए कोई दूसरा इंडिकेटर चाहिए होगा। तो हमारे पास दूसरे इंडिकेटर भी है जिनको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में तीन इंडिकेटर के बारे में तुम जान लो। एक अनियन है, दूसरा है वैनिला एसेंस, और तीसरा है क्लोव ऑयल। ये तीन ऐसे सब्सटेंस है जो एसिड और बेस में
एसिड और बेस का पहचान करने के लिए इनके स्मेल से पहचान किया जा सकता है। यहाँ देखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ आंखों का कोई जरूरत नहीं है। अगर ब्लाइंड पर्सन भी चाहे एसिड और बेस का पहचान करना तो इनका मदद से वो पहचान कर सकता है। कैसे? देखो इनका अपना तो कुछ ना कुछ एसेंस होता ही होता है। अनियन का अपना एक सुगंध होगा, वैसे वनीला का होगा, वैसे क्लोव ऑयल का भी होगा। एसिड में, अगर एसिड में एक क्लॉथ को डिप करते हैं हम और उसमें हम जो रैप कर दें अनियन को, तो अनियन का जो स्मेल होगा, या कह सकते हो कि अनियन को रख दिया जाए क्लॉथ में, एक कपड़े में अनियन को रख दें हम काट करके, और उसके बाद से उस कपड़े को ले लें अलग और उसको हम एसिड में डिप करें, तो उसका जो स्मेल होगा अनियन का वो गायब नहीं होगा, मतलब इट विल रिमेन एज सच इन केस ऑफ एसिड। तो एसिड में स्मेल रहेगा, वैसे वनीला एसेंस के साथ भी वही है, क्लोव ऑयल के साथ भी वही है। लेकिन अगर बेस रहेगा, वो सॉल्यूशन बेस है जैसे NaO है, तो ये गायब हो जाएगा। मतलब क्या मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने एक कपड़ा लिया, उसमें अनियन के छोटे छोटे टुकड़े लेकर के उसको बांध करके रख दिया, कुछ देर बाद उस कपड़े में गंध आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें कि मेरे पास एसिड है और एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें मेरे पास बेस है। यहाँ बेस है और यहाँ पर एसिड है। अब मैं इस कपड़े को लेकर के अगर एसिड में डिप करूंगा ना, तो अनियन का स्मेल नहीं जाएगा, मतलब वो रहेगा कपड़े में। लेकिन मैं इसी को अगर बेस में डिप कर दूंगा ना, तो उसका स्मेल चला जाएगा। तो इस तरह से मैं स्मेल से पहचान लूंगा कि कौन से टेस्ट ट्यूब में एसिड है, कौन से टेस्ट ट्यूब में बेस है। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में कौन से सब्सटेंस का यूज किया जाता है। फिर ये पूछा गया है कि अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब कि अगर उसके ब्लाइंड पर्सन है, वो कैसे पहचान कर सकता है एसिड और बेस का, तो इन्हीं इंडिकेटर का यूज करके वो पहचान कर सकता है। तो ये थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन हो गया एसिड और बेस का, जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग एसिड के बारे में चलते हैं कि प्रिपरेशन कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर देखना है ना, एसिड और बेस दोनों को साथ में लेके चलना है, मतलब कंपेयर करके चलना है। ऐसा नहीं कि केवल आप एक सेक्शन में आप बात करेंगे। तो देखो, तो जो इंडिकेटर्स है उनको जानने के बाद हमें प्रॉपर्टीज को देखना है, एसिड और बेस का प्रॉपर्टी देखना है। सिंपली हम लोग को कुछ प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करना है। ठीक है, तो चलो, पहला आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। देखो ये रिएक्शन ना पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए थे, तुम्हें याद होगा। रिएक्शन नंबर 3 था Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। अब इस रिएक्शन में डाइल्यूट H2SO4 हम लोग यूज करते हैं। रीजन ये है, लैब मेथड में डाइल्यूट एसिड जब यूज करोगे तो रिएक्शन थोड़ा वायलेंट नहीं होगा, तो इट विल बी सेफ। अगर कॉन्सेंट्रेटेड यूज करेंगे तो रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होगा, तो वो सेफ नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होता है ना वो बर्न करता है। ठीक है ना। ये पूछा गया है टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या होगा, इसमें पूछा गया है टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या होगा भाई। तो टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या होता है, सब लोग जानते हैं, इट बर्न्स विथ ए पॉप साउंड। ठीक है, लैब मेथड में अगर हम लोग इसको प्रिपेयर करें इस तरह से, मैं एक रफ फिगर बना रहा हूं तुम्हारे सामने, इधर से एसिड ऐड करेंगे और यहाँ से डिलीवरी ट्यूब होगा, इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स है और एसिड है, तो यहाँ पर ऐसे जाएगा, यहाँ पर सोप सॉल्यूशन है और ऐसे निकल रहा है। अब यहाँ बुक्स में ऐसे फिगर भी बने होते हैं, तुम देखोगे कि कैंडल अगर यहाँ ले जाया जाएगा तो यहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये टेस्ट होता है हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि एसिटिक एसिड अगर हम यूज करें इसी रिएक्शन में तो क्या होगा, what will happen if we use acetic acid in place of sulfuric acid. Certainly we know that acetic acid is a weak acid, so this reaction will be slow. अगर आप acetic acid यूज करोगे the reaction will be slow, और स्लो होगा, जाहिर सी बात है स्लो होगा, तो escape of hydrogen gas will also be slow. हाइड्रोजन गैस का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो भी बहुत ही स्लो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है एसिड का, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन जब होता है एसिड के साथ, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड क्या बनता है, मेटल सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2, ये दूसरा प्रॉपर्टी है।
अब मेटल कार्बोनेट का एक एग्जांपल देखो तुमको जानना है, जैसे सोडियम है, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, और कार्बोनेट क्या होता है CO3 2-, कार्बोनेट आयन इज CO3 2-। सोडियम आयन का क्या होता है Na1+ चार्ज, तो क्या फार्मूला बनेगा Na2CO3। तो मैं इसी का रिएक्शन करके आपको दिखाता हूं। Na2CO3 इसका रिएक्शन किया जा रहा है, कोई एसिड ले लो, मान लो HCl ले लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, सोडियम की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1 होती है, तो क्या होगा इनके बीच में कॉमन, देखो कई बार बच्चे जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो Na2Cl लिख देंगे, ये गलत है। सोडियम की वैलेंसी 1 है, Cl की वैलेंसी 1- है, तो जाहिर सी बात है क्या फार्मूला बनेगा NaCl। तो पहले आपको फार्मूला बनाना है, प्लस क्या होगा वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, बैलेंस कर लो। यहाँ 2 सोडियम है तो ये देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया Cl भी 2 हो गया, इसलिए तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। पूछा गया एक बार कि व्हाट हैपेंस, या ऐसे पूछ लेगा व्हिच गैस इज इवॉल्व व्हेन सोडियम कार्बोनेट, या कोई भी कार्बोनेट दे दे, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट दे दे, मैग्नीशियम कार्बोनेट दे दे, कार्बोनेट होना चाहिए वहां पे, मेटल कार्बोनेट हो। तो अगर मेटल कार्बोनेट कोई एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ कौन सा गैस प्रोड्यूस हो रहा था, हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेटल था, और इस मेटल के साथ यहाँ क्या है कार्बोनेट, तो ये कार्बोनेट की वजह से यहाँ पर हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। देखो जनरली भी तुम सोचो कार्बोनेट में क्या है CO3, इसमें से CO2 निकल जाएगा, और एक ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा, वाटर बना देगा, ऐसे याद रख सकते हो तुम। तीसरा क्या है मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड, सेम वही रिएक्शन है, मैं कॉमा कर दे रहा हूं भाई, मतलब सेम वही चीज बनेगा। अब मेटल बाइकार्बोनेट का एग्जांपल देखो, कार्बोनेट आयन मैंने बताया तुमको, यहाँ पे यहाँ मैं बना रहा हूं भाई, देखो कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो बनता है H2CO3, इस एसिड को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। अब इसमें से एक तो H निकालो, क्या बनेगा HCO3-, क्योंकि H पर होता है प्लस चार्ज, तो H+ निकला, तो जो बचा उस पे आएगा माइनस, तो इस आयन को बोलते हैं बाइकार्बोनेट। और अगर दोनों हाइड्रोजन निकाल दिए तो क्या बचेगा CO3 2-, तो इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन, ठीक है। अब मेटल बाइकार्बोनेट, अब मैंने कहा कि सोडियम तुम ले लो, सोडियम की वैलेंसी 1 है, बाइकार्बोनेट का भी वैलेंसी 1 है, तो फार्मूला क्या होगा NaHCO3, इसका रिएक्शन कराओ HCl के साथ, बहुत आसान है भाई। फिर वही चीज, सोडियम की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, क्या बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। देखो यहाँ पर भी कौन सा गैस निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जाहिर सी बात है कि इस रिएक्शन में तुमसे किस चीज का टेस्ट पूछा जाएगा, टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। भाई इस पूरे चैप्टर में ना इंडिकेटर से रिलेटेड टेस्ट पूछा जाता है, या फिर ये 2 गैस का टेस्ट पूछा जाता है। टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस याद रखना, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ठीक। और टेस्ट ऑफ CO2 क्या है, CO2 को अगर लाइम वाटर में पास किया जाएगा तो देन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अब लाइम वाटर में क्या होता है CaOH होल ट्वाइस होता है, इसको हम लोग स्लैग लाइम भी बोलते हैं। यही आपका कंपोजिशन है किस चीज का, लाइम वाटर का। इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया जाएगा तो बन जाता है CaCO3 प्लस H2O, ये आपका व्हाइट कलर प्रोड्यूस करता है। इसीलिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर में पास करेंगे तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ठीक है। और बहुत देर तक अगर पास कर दिया जाए CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, यानी उसी में और देर तक कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिया जाएगा तो क्या बनेगा CaHCO3 होल ट्वाइस, ठीक है। अब CaHCO3 होल ट्वाइस बन जाएगा, देखो बैलेंस है क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हो गया, कार्बन यहाँ पर, कार्बोनेट यहाँ पर, और ये कार्बोनेट बन जाएगा, 2 कार्बोनेट हो गए, कैल्शियम हो गया, ये बैलेंस है। ये जो होगा ये कलरलेस यहाँ पर हो जाएगा, यानी उसका मिल्की कलर खत्म हो जाएगा, इनसॉल्युबल होने की वजह से ये इनसॉल्युबल होता है जो कि सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा, तो इस वजह से जो मिल्की कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा। अब कोई पूछे मुझसे व्हाट इज द टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल है, 2 स्टेप में बताएंगे। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इन लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, बट इफ इट इज पास्ड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन देन द मिल्की कलर डिसअपीयर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले स्टेप में ये हुआ, दूसरे स्टेप में ये हो गया, तो इससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट का वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखो इस चैप्टर में कितने रिएक्शन हो गए, पहला रिएक्शन ये हो गया मेटल प्लस एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस।
दूसरा रिएक्शन हो गया मेटल कार्बोनेट अगर कहीं है या मेटल बाई कार्बोनेट है तो उसका रिएक्शन अगर होगा एसिड के साथ क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कॉन्सेप्ट है तो कैल्शियम कार्बोनेट का भी तुम रिएक्शन बना सकते हो, मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी बना सकते हो, बट एटलीस्ट तुम ये रिएक्शन तो जान ही जाओ भाई, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जो जानोगे वो तुम एडिशनल जानो, लेकिन ये तो तुमको जानना ही जानना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 रिएक्शन देख लिया, इसके अलावा इसके टेस्ट के लिए मैंने 2 रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज तुमको जानना है कि अगर एसिड को हम रिएक्ट करा रहे हैं मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, क्या बेस भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है? जी बिल्कुल करता है, सभी नहीं करेंगे लेकिन कुछ मेटल के साथ बेस भी करेगा। कैसे, देखो, यानी 3 रिएक्शन है। अभी मैं रिएक्शन को समराइज भी कर दूंगा तुम्हारे सामने, ध्यान से रखना, वो रिएक्शन जो है ना गिन के रखना चाहिए कि इतने रिएक्शन है, मुझे इतना याद है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही है, ठीक है। तो देखो, इसमें हम बेस की बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ बेस। अब इसमें देखो एक्टिव मेटल प्लस एल्कली, एल्कली मैं इसलिए लिख रहा हूं कि वाटर सोल्यूबल बेस को हम लोग बोलते हैं एल्कली। तो यहां बनता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें एक ही रिएक्शन तुमको जानना है भाई, रिएक्शन तो कई है लेकिन जानना सिर्फ तुमको एक रिएक्शन है, कौन सा, Zn प्लस NaOH। क्या बनता है अभी जान लो, कैसे जानना है। एक आयन को याद रखना, जिंकेट आयन ZnO2 2-। इस आयन को हम लोग बोलते हैं जिंकेट आयन, याद रखना, जिंकेट आयन। और सोडियम की वैलेंसी होती है क्या, 1। तो फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये 2 इसका इधर आया, ये 1 इधर गया, तो फॉर्मूला बनेगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट। तो याद रखना, बहुत ही यूनिक रिएक्शन है, पूरे सिलेबस में ऐसा रिएक्शन नहीं है। तो जब जिंक एल्कली यानी NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है Na2ZnO2 प्लस H2, और इस रिएक्शन में भी देखो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये एक यूनिक रिएक्शन है, यानी एल्कली से भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वही जिंक का यूज कर रहे हैं H2SO4 के साथ, तब भी प्रोड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, वही जिंक एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा तब भी प्रोड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन भी तुम जान लेना। अब हम लोगों ने टोटल कितने रिएक्शन अभी डिस्कस कर लिए, एक जिंक का H2SO4 के साथ रिएक्शन, फिर मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन, उसके बाद से टेस्ट ऑफ CO2, उसके बाद से जिंक का रिएक्शन NaOH के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं, हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर। वी ऑल नो दैट एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, बट लेट अस डू सम एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। Actually, we are not going to perform the experiment. We are just going to discuss how the experiment is performed. ठीक है, तो एक सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या एक्सपेरिमेंट है, देखो ये है आपका एक टेस्ट ट्यूब। ये एक एक्सपेरिमेंट मैं बता रहा हूँ किस चीज का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। एग्जाम में भी ना ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, देखो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है कि एक स्टूडेंट ने एक टेस्ट ट्यूब लिया, आजकल बच्चे कहते हैं सर वो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो सर मैं कर ही नहीं पाया उसको। तो भाई समझोगे तो बिल्कुल कर लोगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ये एक एक्सपेरिमेंट देखिए, ये यहाँ पर है NaOH। अब स्टूडेंट ने इसमें फिनोल्फ्थालीन डाला, तो फिनोल्फ्थालीन का कलर क्या होता है, फिनोल्फ्थालीन का कलर बेस में क्या होता है, जैसे ही इसको डालेगा ये किस कलर में चेंज हो जाएगा, पिंक हो जाएगा ये। फिर बोला गया कि इसमें अब HCl ड्रॉप वाइज ऐड करना शुरू किया, एक एक ड्रॉप HCl डालना शुरू किया, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये। न्यूट्रलाइज होने के बाद फिर से इसका कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। देखो शुरू में NaOH कैसा था, कलरलेस था, NaOH का सॉल्यूशन है, कलरलेस था। फिनोल्फ्थालीन डाला तो फिनोल्फ्थालीन का तुमको मैंने बताया कि फिनोल्फ्थालीन बेसिक मीडियम में कैसा कलर देता है, पिंक, तो ये पिंक हो जाएगा। फिर HCl डालना शुरू किया ड्रॉप वाइज, धीरे धीरे। हाँ, एक ही बार मत डालना भाई, एक ही बार नहीं डाल सकते क्योंकि एसिड और बेस के रिएक्शन में बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है, इसीलिए ड्रॉप वाइज ही ऐड किया जाएगा। तो ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे तो धीरे धीरे फिर से कलरलेस हो जाएगा। और फिर जब हम इसमें NaOH ऐड करेंगे, अब देखो पहले से इसमें फिनोल्फ्थालीन प्रेजेंट है, इसीलिए फिर जब NaOH ऐड करेंगे तो फिर से कलर इसका क्या आएगा, पिंक आएगा। क्यों भाई, क्योंकि पहले NaOH था, फिर HCl फिनोल्फ्थालीन डाले तो पिंक हो गया, फिर HCl डाले तो धीरे धीरे NaOH न्यूट्रलाइज हो गया, तो इसका पिंक कलर गायब हो गया, कलरलेस हो गया। लेकिन जैसे ही एक ड्रॉप इसमें NaOH डालेंगे, अब NaOH एक्स्ट्रा हो गया, इसीलिए फिर से कौन सा कलर आ जाएगा, पिंक आ जाएगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। रिएक्शन में हम ऐसे लिख सकते हैं NaOH प्लस HCl gives NaCl
प्लस H2O। और इस रिएक्शन में देखो ये बेस है, ये एसिड है, ये बन रहा है सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो इस तरह से हमारा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल ये हो गया, ठीक है, पहला एग्जांपल। एक और एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, लेकिन वो एसिड या बेस हम नहीं ले रहे हैं, उसमें एज इट इज जो है एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी का हम डिस्कशन करेंगे। अब ध्यान से देखना, न्यूट्रलाइजेशन का एक और रिएक्शन देखो एक रिएक्शन को देखो, सेकेंड एग्जांपल है, सेकेंड में दो एग्जांपल में दे रहा हूं। पहला एग्जांपल है CuO प्लस HCl, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, CuO प्लस HCl। देखो कॉपर की यहाँ वैलेंसी 2 है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ये क्रिस क्रॉस से कैंसिल हो गया है, और यहाँ HCl यानी Cl की वैलेंसी 1 है, तो बनेगा क्या, CuCl2 प्लस H2O। 2 से बैलेंस कर दो, ये होता है ब्लैक कलर का, ठीक है, और ये होता है ब्लू ग्रीन कलर का। ये कलर भी पूछा जाता है भाई, वैसे तो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, लेकिन अगर तुम नहीं किए हो तो तुम जान लो इतना कम से कम कि ये ब्लैक कलर का होता है, HCl इसमें ऐड करने पर ये ब्लू ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो पूछेगा ब्लू ग्रीन कलर किस चीज की वजह से है, तो इसका नाम क्या है, कॉपर सेकेंड क्लोराइड। अब देखो इस रिएक्शन में ये एसिड है और ये क्या है, बेस की तरह काम कर रहा है, तभी ना यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है कि द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक। और एक और रिएक्शन है देखो, CO2 प्लस CaOH वोल्टेज, जो अभी मैंने लिखा था टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का पहला रिएक्शन। इसमें देखो क्या होता है, इसमें बनता है CaCO3 प्लस H2O। फिर से तुमको क्या मिला, सॉल्ट मिला और वाटर मिला, लेकिन यहाँ पर ये बेस है, मैंने शुरू में ही तुमको बताया ये बेस। और तब ये कैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एसिडिक, यानी यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला, यहाँ से कंक्लूजन जो मिला मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक। यानी नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा तो एसिडिक होगा, और मेटल का ऑक्साइड होगा तो क्या होगा, बेसिक होगा। मेटल का ऑक्साइड है तो क्या है, बेसिक, नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है भाई, तो अभी कितने रिएक्शंस हो गए, देखो कितने रिएक्शंस हो गए, चलो समरी करते हैं इसको। अब वन शॉट में हम इसको 1 मिनट के अंदर सारे रिएक्शन लिखते हैं। तुम्हें भी यही करना है भाई, झोंक के पढ़ो, एकदम झोंक के पढ़ो एकदम से। कई बार अगर लिखोगे तब चीजें आती हैं, मतलब ऐसा नहीं कि लेजी टाइप अगर तुम बैठ के 1 घंटा में एक लेसन पढ़ रहे हो तो तुम फिर काम रेस से बाहर हो भाई, इसीलिए स्पीड होना चाहिए आदमी के पास। तो चलो फटाफट रिएक्शन लिखते हैं। क्या क्या रिएक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा, पहला पढ़ा क्या, Zn प्लस H2SO4 डाइल्यूट, क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। देखो यहाँ स्टेट वगैरह तुम लिख सकते हो, डाइल्यूट वगैरह लिख सकते हो, मैं अभी रैपिड कर रहा हूँ इसको। दूसरा रिएक्शन क्या पढ़े हम लोग, Na2CO3 प्लस HCl, क्या बनेगा भाई, 2 करना पड़ेगा, Na2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, खत्म। तीसरा देखो NaHCO3 प्लस HCl, क्या बनेगा भाई, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। फिर नेक्स्ट मैंने टेस्ट के बारे में लिखा 2 रिएक्शन, क्या क्या लिखा, CO2 प्लस CaOH होल ट्वाइस, क्या बनेगा भाई, CaCO3 प्लस H2O। और CaCO3 प्लस H2O में अगर कार्बन डाइऑक्साइड देर तक प्रोवाइड किया जाएगा तो क्या बनेगा, CaSCO3 होल ट्वाइस, खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन जो मैंने ऊपर न्यूट्रलाइजेशन के 3 एग्जांपल दिए आपको। चलो चौथा मैं न्यूट्रलाइजेशन लिखता हूं, NaOH प्लस HCl, क्या बनेगा भाई, NaCl प्लस H2O, काम खत्म। पांचवा रिएक्शन जो मैंने कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का रिएक्शन लिखा है HCl के साथ, क्या बनेगा, CuCl2 बनेगा और H2O बनेगा। बैलेंस कर लो भाई इसको, ये ब्लू ग्रीन कलर है, बहुत पूछा जाता है, याद रखना, कॉपर सेकेंड क्लोराइड और ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है। इतने ही रिएक्शन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। यही रिएक्शन गिन लो भाई, 1 2 3 4 5, ये रिएक्शन 2 बार मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो 5 ये गिन लो और 6 7 गिन लो, 7 रिएक्शन ये मैंने अभी बताया तुम्हें। अब इसके अलावा कुछ जनरल बातें जान लो एसिड और बेस के बारे में, इसको भी एक्सपेरिमेंट से तुम समझ सकते हो जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट से समझोगे तो दिमाग में रहता है, एक्सपेरिमेंट तो करना भी चाहिए भाई। अब किए हो तो अच्छी बात है, नहीं किए हो तो भाई अब बोर्ड पे ही कर लो, क्या करोगे, है ना। अब चलो इसमें क्या है, अब 1 2 बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर
अगर जो है एसिड की प्रॉपर्टी को अगर हम लोग देखें आयनाइजेशन कैसे होता है, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखें। एक्सपेरिमेंट किस चीज का? आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एक एक्सपेरिमेंट तुमको देखना है। क्या? मान लो एक टब है जिसमें कोई सबस्टेंस रखा जाएगा। सबस्टेंस के 4 ऑप्शंस होंगे हमारे पास, ए बी सी डी। ए एज इट इज पूछा जाता है भाई, एकदम अच्छे से दिमाग में अच्छे से रख लेना इसको। ग्लूकोज है पहला सबस्टेंस, दूसरा अल्कोहल है, तीसरा लिया गया HCl सॉल्यूशन, और चौथा है H2SO4। ये एकदम एज इट इज क्वेश्चन है भाई, एकदम अच्छे से पढ़ो। यहाँ पर इसको क्या किया गया, एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया गया। मैं एक रफ डायग्राम ही बना रहा हूँ। बल्ब से कनेक्ट कर दिया गया, यहाँ की लगा दिया गया और ऐसे करके ऐसे कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ बीच में एक सेल लगा दिया गया है। सेल से क्या होगा? कनेक्टिविटी बनेगी, है ना। ऐसे सेल लगा हुआ है। तो देखो अब यहाँ पूछा जाता है कि पहले में ग्लूकोज का सॉल्यूशन रखा गया, फिर सेम एक्सपेरिमेंट में अल्कोहल रखा गया, फिर सेम एक्सपेरिमेंट में HCl का सॉल्यूशन रखा गया, फिर सेम एक्सपेरिमेंट में H2SO4। पूछा जा रहा है बल्ब कब ग्लो करेगा। तो देखो ग्लूकोज जो होता है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म, नो आयंस। तो इसीलिए बल्ब क्या होगा? बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब नहीं ग्लो करेगा इस केस में। और अल्कोहल के केस में भी यही चीज होगा। लेकिन HCl और H2SO4 में क्या होगा? बल्ब ग्लोज। ऐसे पूछा गया एग्जाम में कि 4 सबस्टेंस दिए गए, बताओ किस केस में बल्ब ग्लो करेगा। तो बल्ब ग्लो करेगा केवल HCl सॉल्यूशन और H2SO4। रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है? बिकॉज दे आयनाइज इन aqueous solution to produce oppositely charged ions which act as current carrier in the solution। HCl कैसे होगा? HCl का आप यहाँ लिख दो वाटर के प्रेजेंस में H+ और Cl-, एक्वस लगा देना भाई। और H2SO4 को ब्रेक करो, क्या बनेगा? वो भी H2SO4 भी वाटर के प्रेजेंस में क्या होगा? H+ plus SO4 2-। So this proves that acid and base conduct electricity because they produce oppositely charged ions in the solution। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट इस चीज को वेरीफाई कर रहा है, ठीक है ना। अब एक चीज और है कि एसिड और बेस का एक सिंपल सा एक और रिएक्शन है, यही मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। 6th रिएक्शन क्या है? NaCl का रिएक्शन कराया गया H2SO4 से। देखो एक बात समझो, HCl से ये Cl आया होगा, तो ये HCl और H2SO4 की अगर हम बात करें, HCl जिससे ये बना है और H2SO4 ये है, तो ये है लेस वोलेटाइल एसिड। लेस वोलेटाइल का मतलब हो गया जो वेपर आसानी से नहीं बनाएगा, और ये मोर वोलेटाइल एसिड का सॉल्ट है, यानी सॉल्ट ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड, मोर वोलेटाइल एसिड। तो ये क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा, ये सल्फेट आ जाएगा यहाँ पे। टेम्परेचर अगर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस है तो बनेगा NaHSO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड पूरी तरह से आयनाइज नहीं होगा, सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे ब्रेक होगा H+ plus HSO4 माइनस, और NaCl ब्रेक होगा कैसे? Na प्लस और Cl माइनस। तो देखो ये और ये 1 वैलेंसी वाले आपस में कंपाउंड बना लिए NaHSO4, और H और Cl मिलके क्या बन गया? HCl। अब एक एक्सपेरिमेंट इसमें भी है, मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, बार-बार क्या लिख रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट ये है कि मान लो इस रिएक्शन में जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ये गैस आ रहा है मान लो HCl, इसको 2 तरह से टेस्ट किया गया है। एक लगाया गया ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई ब्लू लिटमस, और एक है मॉइस्ट ब्लू लिटमस, मॉइस्ट ब्लू लिटमस, मॉइस्ट ब्लू लिटमस, यानी जिसको पानी में भिगो करके लाया गया। पूछा गया है किसका कलर चेंज होगा। तो इतना सिंपल सा बात जान लो कि ड्राई लिटमस जब लाया जाएगा यहाँ पे तो नो कलर चेंज, यहाँ पर नो कलर चेंज। और यहाँ जब मॉइस्ट ले जाया जाएगा, जिसको पानी में भिगो करके जब ले आएंगे HCl के पास, तो यहाँ पर ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ एसिड एंड बेस आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड और बेस तभी आयनाइज होगा जब सॉल्यूशन क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन होगा। मतलब ड्राई HCl गैस हो
और ऐसा लिटमस पेपर ले जाएं जिसमें मॉइस्चर नहीं है, मतलब ड्राई पेपर अगर है, ड्राई लिटमस पेपर, तो उसमें कोई कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन के लिए फिर से 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन, फिर मैं समरी कर दूंगा 1 मिनट के अंदर। अब लास्ट एक चीज और है जो एसिड और बेस वाले पार्ट में है, वो तुम देख लो, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक है, तब उस चीज को मैं बता देता हूं। डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, देखो ये चीज बहुत जरूरी है। तुम देखते हो घर का जो इन्वर्टर का बैटरी होगा ना, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे चीजें होंगे जिनके आसपास हम लोग के कांटेक्ट में हो सकता है जिसमें एसिड हो, और कभी ऐसा भी जरूरत पड़ सकता है कि आपको एसिड को डाइल्यूट करना पड़े। तो एसिड को हम डाइल्यूट कैसे करते हैं? डाइल्यूशन ऑफ एसिड, तो एसिड में देखो, एसिड को जब भी डाइल्यूट करना है तो हम वाटर में एसिड को मिलाते हैं, वाटर में एसिड, वाटर है और इसमें हम एसिड को ड्रॉप वाइज मिलाते हैं। एसिड इज एडेड ड्रॉप वाइज विथ कांस्टेंट स्टीरिंग। भाई ये सेंटेंस अच्छे से याद रख लेना। हाउ वी डाइल्यूट द एसिड? वी डाइल्यूट द एसिड बाय एडिंग एसिड ड्रॉप वाइज, यानी एसिड को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड करेंगे वाटर में, ना कि हम वाटर को ऐड करेंगे एसिड को। वाटर को कभी एसिड में नहीं मिलाता, हमेशा क्या करना है, एसिड को हम वाटर में डालते हैं ड्रॉप वाइज, एक एक बूंद करके, और साथ में स्टीरिंग करेंगे। क्यों स्टीरिंग करेंगे? क्योंकि द डिसोल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब हो गया इस प्रोसेस में हीट रिलीज होता है, और वो हीट रिलीज होने की वजह से ही हम लोग 1 ड्रॉप अगर एसिड इसमें वाटर में डाले, तो जब वाटर में ऐड करोगे तो वाटर उसके हीट एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर वाटर अगर डाल दिए, जैसे आमतौर पे हम लोग डाइल्यूट करने के लिए किसी भी चीज को, जैसे मिल्क है उसको आप डाइल्यूट कर रहे हो तो वाटर उसमें ऐड कर देते हो कि डाइल्यूट हो जाए, बट ये गलती हम लोग एसिड के साथ नहीं कर सकते। एसिड को जब भी डाइल्यूट करना है तो एसिड इज एडेड टू वाटर। Second thing, the addition of acid to water should be drop wise with constant stirring. Why? Because the dissolution of acid in water is highly exothermic. ठीक है, अब एक चीज और पूछा जाता है कि जब हम लोग एसिड और बेस को डाइल्यूट करते हैं तो कंसंट्रेशन क्या होता है? डाइल्यूट करने से, पता नहीं गलत लिख गया क्या, डाइल्यूट, अगर हम लोग डाइल्यूट करते हैं एसिड को या बेस को तो क्या होता है? तो H3O प्लस का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, इसी तरह से OH माइनस आयन का भी कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड और बेस इज डाइल्यूटेड, देन द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इन एसिड डिक्रीजेस एंड इन केस ऑफ बेस द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन डिक्रीजेस। ठीक है, तो ओवरऑल देख सकते हो कि कंटेंट जो है, जो एसिड बेस, मैंने पहले कहा था कि इसको हम दो पार्ट में देख रहे हैं, एसिड बेस को एक पार्ट बना दिए, दूसरा पीएच एंड सॉल्ट। तो एसिड एंड बेस वाले पार्ट में हमारे पास कितने रिएक्शंस हो गए, Zn+H2 ZnS4 +H2 Na2CO3 HCl NH2NaCl H2 CO2 NaSCO3 HCl NaCl H2O CO2। ये तो कॉन्सेप्ट जानना भाई कि मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब भी रिएक्ट करता है एसिड के साथ क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, बनेगा मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इसके बाद बेस में हम लोग एक रिएक्शन देख रहे हैं, यहाँ जगह है मैं यही लिख दे रहा हूँ, क्या है, बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन है, क्या, Zn प्लस NaOH, कितना NaOH भाई 2, क्या बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2। So overall we can conclude that the topic we have studied till now has 8 or 9 reactions. Let us do that reaction once again in just 1 minute. We will write all the reactions. और यही चीज आपको करना है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जस्ट ट्राई टू राइट द थिंग्स इन वेरी फास्ट वे सो दैट यू कैन डू इट वेरी इजीली। चलिए लिखते हैं, पहला रिएक्शन क्या हुआ, Zn+H2SO4, यू कैन सी द टाइम इन व्हाट टाइम आई कंप्लीट द प्रोसेस, ZnSO4 प्लस H2। दूसरा हो गया Na2CO3 प्लस HCl, व्हाट यू विल गेट 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तीसरा हो गया NaSCO3 प्लस HCl, क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, चौथा देखो क्या मिलेगा, इसका टेस्ट है COOH होल ट्वाइस प्लस CO2, टेस्ट ऑफ CO2 है, क्या बनेगा CaCO3 प्लस H2O। पांचवा इसी में आगे हो जाएगा CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2,
क्या बनेगा भाई, बनेगा CaSCO3 होल ट्वाइस। छठवां CuO प्लस HCl, क्या बनेगा CuCl2 ब्लू ग्रीन कलर का होता है प्लस H2O, ठीक है। सातवां रिएक्शन जो एल्कली का है Zn प्लस NaOH, क्या बनेगा Na2ZnO2। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख लो NaOH प्लस HCl, क्या बनेगा NaCl प्लस H2O। तो यही मैंने बोला कि 7-8 रिएक्शन हैं आपको, जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा एसिड की प्रॉपर्टी जान लो कि एसिड एंड बेस आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। उसके बाद से डाइल्यूशन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ वी डाइल्यूट द एसिड, वी डाइल्यूट एसिड बाय एडिंग एसिड ड्रॉप वाइज टू वाटर बाय कांस्टेंट स्टीरिंग, and this process is highly exothermic, so we should have knowledge about this because it is very necessary to be safe while using acid or base, ठीक है ना। लिटमस पेपर का ये टेस्ट मैंने बताया आपको कि ड्राई ब्लू लिटमस को ले जाएंगे HCl गैस के पास तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर मॉइस्ट ब्लू लिटमस को ले जाएंगे तो वहां चेंज होगा, बिकॉज द आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस रिक्वायर वाटर, ठीक है। और देखो ये रिएक्शन जो बता रहा है, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, ये देखो यहाँ मेटल का ऑक्साइड है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बेसिक होगा। द ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक एंड द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एसिड एंड बेस। इससे ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं पढ़ना है, जब प्रीवियस ईयर कराएंगे तो देखना उसमें। बाकी अगर तुम्हें कोई डाउट होगा तो तुम कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हो, और चीजें अगर तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है तो तुम इसको बार बार रिपीट करो, और भी जिसको नीड होगा उस तक शेयर करो ताकि लोगों तक ये पहुंचे। थैंक यू।